क्या सिर्फ अर्ली डिटेक्शन और अर्ली इंटरवेंशन ही ऑटिज़्म से रिकवरी के लिए काफ़ी है या कुछ और भी प्रोसेस है जो हेल्प कर सकती है आपके बच्चों की ऑटिज़्म रिकवरी के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ना सिर्फ पेरेंट्स के लिए बल्कि बच्चों के लिए भी? यह प्रोसेस रिकवरी के लिए ऑटिज़्म डायग्नोसिस से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? आज इसी विषय में जानेंगे। हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज हम बात करेंगे ऑटिज़्म असेसमेंट के बारे में। ऑटिज़्म असेसमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो बच्चों की रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी जल्दी बच्चे का ऑटिज़्म असेसमेंट होता है, जल्दी चांसेस होते हैं बच्चों के लिए इंटरवेंशन प्लान के, जिसे हम कहते हैं अर्ली इंटरवेंशन प्लान, जो कि रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। ऑटिज़्म में अगर बच्चों को सही टाइम पर थेरेपिस्ट और सही इंटरवेंशन मिल जाता है, तो रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। प्रोसेस है जिसमें कि पहले पेरेंट्स के साथ में बच्चों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, जिसमें कि बच्चों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनका कम्युनिकेशन, बच्चा किस तरह से कम्युनिकेट करता है, क्या वो अपनी नीड्स बोलकर बताता है, इशारा करके बता देता है, या फिर वो आपका हाथ पकड़ के उस चीज़ पर रखता है, या खुद से ही चीज़ें ले लेता है, क्या लेवल है कम्युनिकेशन का। इसके साथ ही अगर आप बच्चे के साथ बैठते हैं, तो बच्चा कितनी देर आपके साथ बैठना पसंद करता है, क्या वो अकेले रहना पसंद करता है, क्या वो आपको आई कॉन्टैक्ट देता है, क्या वो आस-पास की चीज़ों को पहचानता है, छोटी-छोटी कमांड्स आपके कि ये दे दो या ये ले लो, ये चीज़ें समझता है, क्या वो मम्मा-पापा, अपने फैमिली मेंबर्स जो केयर गिवर हैं उनके, उनको पहचानता है। ये चीज़ें बच्चों की सोशल डेवलपमेंट को बताती हैं। इसके साथ ही इन्फॉर्मेशन ली जाती है कि बच्चे के कोई रेपिटेटिव बिहेवियर्स तो नहीं है, जैसे कि लगातार फ्लैपिंग करते रहना, जंपिंग करते रहना, इधर-उधर भागते रहना, सिटिंग बिल्कुल मत नहीं देना और बहुत ज़्यादा टेम्पर टेंट्रम्स दिखाना। बच्चा बहुत इरिटेट रहता है, हाइपर रहता है। इसके साथ ही बच्चों को लर्निंग के इश्यूज होना, बच्चे को कलर्स रिकॉग्निशन नहीं है, बच्चे को नंबर्स, शेप्स, अल्फ़ाबेट्स कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या है, या बच्चा उन चीज़ों को जानता है। ये सब चीज़ें भी बच्चों के डायग्नोसिस, जब हम बच्चे का डायग्नोस करते हैं तो ये चीज़ें हम जानते हैं पेरेंट्स के इंटरव्यू के साथ में। इसके अलावा हम बहुत सी चीज़ें और कि बच्चा टॉयलेटेंट है या नहीं है, बच्चे की सिटिंग कितनी है, कितनी देर तक वो बैठता है, क्या उसे ध्यान देने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या बच्चा आपकी छोटी-छोटी कमांड्स को फॉलो कर पाता है, उन्हें समझता है, आप अपने नाम को सुनता है, या फिर जब आप बच्चे के साथ खेल रही हैं तो वो क्या आपके साथ बैठकर खेलना एंजॉय करता है, या वो अकेला ही अपने बिहेवियर में बैठा रहता है। इसके साथ ही बच्चा क्या खिलौनों के साथ जब खेलता है तो क्या वो सही तरीके से खेल रहा है। कई बार बच्चे खिलौनों को टैप करते हैं, उन्हें पटक देते हैं, अगर ब्लॉक्स हैं तो वो उसे स्टैक करने के बजाय उसे टैप करना पसंद करते हैं और उसकी आवाज़ को सुनते हैं, या फिर बच्चे लाइन अप करना, ब्लॉक्स को लाइन अप करना शुरू कर देते हैं। जनरली बच्चे ब्लॉक्स को स्टैक करते हैं, लेकिन अगर बच्चे को ऑटिज़्म है, या तो वो लाइन अप करता है, या फिर वो उसे टैप करके उसकी आवाज़ को सुनता है, या फिर उसे थ्रो कर देता है। कुछ इस तरह के प्ले स्किल्स जो हैं उनके अलग रहते हैं बाकी बच्चों के मुकाबले। अगर कार है तो कार को सही से ना चलाकर उसके व्हील्स के साथ में खेलना, उसके व्हील्स को रोटेट करके उसे देखना, या फिर अपने हाथों से खेलना, धागों से खेलना, कुछ ऐसी चीज़ें जो टॉयज़ नहीं हैं उनके साथ खेलना पसंद करते हैं, जैसे कि पेंसिल को मुँह में ले लेना, या फिर अपनी कॉलर स्लीव्स को मुँह में ले लेना, चम्मच, प्लेट, इन चीज़ों के साथ में खेलना, खिलौनों से नहीं खेलना। अगर खिलौनों से खेलना, खिलौने उन्हें दे भी दिए गए हैं तो उसे सही तरह से नहीं खेलना, उसे अलग तरीके से एक्सप्लोर करना। ये सब चीज़ें ऑटिज़्म को इंडिकेट करती हैं, और ये चीज़ें पूछी जाती हैं जब पेरेंट्स के साथ में इंटरव्यू किया जाता है। इसके साथ ही उनका दूसरे बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर है, सिबलिंग्स के साथ कैसा बिहेवियर है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, ये सब चीज़ें भी अक्सर पेरेंट्स से पूछी जाती हैं, क्यों ये चीज़ें बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटी को इंडिकेट करती हैं। बहुत ज़रूरी है बच्चे के हर एक एरिया के बारे में समझना, उसे जानना। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है बच्चे का ऑब्जर्वेशन। जब बच्चे मेरे पास आते हैं तो मैं पेरेंट्स से बात करती हूँ, लेकिन साथ में बच्चे को ऑब्जर्व भी करती हूँ कि बच्चे के क्या बिहेवियर्स हैं। वो क्योंकि उस टाइम पर वो फ्री है, तो वो जो बच्चे उस टाइम पर बच्चा जब अनअटेंडेड होता है तो वो अपने बिहेवियर्स दिखाता है कि वो किस तरह के उसके बिहेवियर्स हैं। कुछ बच्चे मैं देखती हूँ कि इधर-उधर घूमते हैं, कुछ सामान को फेंकना शुरू कर देते हैं, टेबल पर चीज़ें पड़ी हैं उन्हें छेड़ना शुरू करते हैं, उन्हें टच करना, उन्हें फील करना, या फिर कुछ बच्चे बाइट करना पेरेंट्स को, कुछ बच्चे हेयर को पुल करना, अलग-अलग तरह से बिहेवियर्स करते हैं, और ये ऑब्जर्वेशन बिहेवियर्स का बहुत ज़रूरी है ऑटिज़्म को समझने के लिए। इसके अलावा कुछ बच्चे टेम्पर टेंट्रम्स बहुत थ्रो करते हैं, बच्चे ज़मीन पर लेट जाते हैं, बहुत ज़ोर से चिल्लाना, चीखना, ये चीज़ें भी बच्चों में देखने को मिलती हैं जिन्हें ऑटिज़्म होता है। थर्ड स्टेप होता है जब मैं बच्चे के साथ में
बैठती हूँ, उसके साथ में मैं असेसमेंट उसका करती हूँ। उसे हम कहते हैं कि उसके हर एक एरिया को समझना, उसे एक्टिविटीज़ देना, उसके फंक्शनल असेसमेंट जिसे हम कहते हैं, उसे समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसका लेवल क्या है। उसी के बेस पर हम बच्चे का आगे प्लान क्रिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम बच्चे की सब डिफ़िकल्टीज़ को समझते हैं कि बच्चे को किस एरिया में कितनी डिफ़िकल्टीज़ हैं। इन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप बच्चे के साथ में जब मैं काम करती हूँ, मैं पहले देखती हूँ उसे क्रेयॉन देखकर क्या वो लाइन में कलर करता है, कि वो कितना बाहर कर रहा है, क्या उसे लाइन अवेयरनेस है या फिर उसे वो कमांड को कितना फ़ॉलो कर रहा है, वो मुझे कितना देख रहा है जब मैं उससे बात कर रही हूँ। टॉयज़ में उसे दिखाती हूँ तो टॉयज़ में उसका इंटरेस्ट कितना है। टॉयज़ को देखकर मैं कुछ क्वेश्चन्स उससे पूछती हूँ, अगर बच्चा वर्बल है तो क्या बच्चा उसे बताता है, अगर नॉन वर्बल है, नॉन वर्बल वे में ही क्या वो मुझे पॉइंट करके बता रहा है। अगर मैंने कोई टॉय पूछा है, देखो इसके पैर कहाँ पर था, कोई बच्चा पैर को पॉइंट कर रहा है, तो नॉन वर्बल वे में भी हम बच्चे के असेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमारा तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अगर बच्चा वर्बल है तो हम उससे बात करके पूछते हैं, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि बच्चे वर्बल होने के बावजूद भी सही आंसर नहीं करते हैं क्योंकि वो हमारी बात ही नहीं समझते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है देखना कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कितनी है लैंग्वेज को लेकर, क्या वो हमारी सिंपल कमांड्स को समझ रहा है? अगर सिंपल कमांड्स को बच्चा समझता है तो क्या वो 2 स्टेप 3 स्टेप्स कमांड को समझ रहा है? अगर बच्चा सिंपल कमांड को भी फॉलो नहीं करता है तो हमारा टारगेट होता है बच्चे को सिंपल कमांड को फॉलो करवाना। लेकिन अगर बच्चा सिंपल कमांड को फॉलो कर रहा है तो हम बच्चे को 2 स्टेप कमांड सिखाएंगे। तो इस तरह से हम एक लेवल से दूसरा लेवल गोल सेट करते हैं। ज़रूरी होता है बच्चे के करंट लेवल को समझना, उसके बिहेवियर इश्यूज क्या हैं। अगर बच्चा कोई सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर करता है, क्या बच्चा खुद को मारता है, दूसरों को मारता है, इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अगर आप बच्चे के साथ जब काम करते हैं तो कई बार बच्चे कुछ ऐसे बिहेवियर करते हैं जैसे कि पिंचिंग करना, गुस्सा करना, सिटिंग नहीं देना, बैठना नहीं, चीज़ें नीचे गिरा देना, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं ऑटिज़म में। अगर जब हम बच्चे के साथ काम करते हैं, कुछ देर बाद बच्चे कंफर्टेबल होते हैं तो उनका सही लेवल क्या है वो हमें धीरे-धीरे समझ आता है जब हम बच्चे के साथ में अलग-अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। ऑटिज़म में हर बच्चा डिफरेंट होता है, इसीलिए इसे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है। हर एक बच्चे की नीड्स, उनके बिहेवियर्स, उनका कम्युनिकेशन लेवल, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनका कंसंट्रेशन और उनके लर्निंग इश्यूज अलग-अलग हो सकते हैं। ऐसे में बच्चों को एक ट्रायल एंड एरर का मेथड होता है कि हम बच्चे को हर एक्टिविटीज़ देकर देखते हैं कि वो कहाँ पर उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ताकि हम बच्चे के लेवल को समझ पाएँ। इस नॉलेज के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और बच्चों के लिए वो एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करते हैं जो कि बच्चों की लर्निंग में उन्हें हेल्प करे। उनकी स्ट्रेंथ को समझना भी ज़रूरी है ताकि उनके बेस पर ही उनकी एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन किया जाए, क्योंकि बच्चे अलग-अलग तरह से लर्न करते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे ऑडिटरी, कुछ विजुअल और कुछ काइनेस्थेटिक लर्नर होते हैं। उन्हें अलग-अलग चीज़ों का एक्सपोज़र दीजिए ताकि हम बच्चे के सेंस इश्यूज़ को भी समझ पाएँ, जैसे कि टैक्टाइल एक्टिविटीज़ देना, उसके साथ में बातें करना, सोशल एरियाज़ में उसे कितनी डिफ़िकल्टीज़, बच्चा कितना आई कॉन्टैक्ट देता है, डिस्ट्रैक्शन उसे कितनी जल्दी होता है, कितना वो फ़ोकस कर पाता है चीज़ों पर, कितनी चीज़ें वो जानता है, क्या वो एनवायरमेंटल ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानता है। अगर मैंने 4 चीज़ें उसके सामने रखी हैं तो क्या उन चीज़ों के बारे में वो बता पाता है, या फिर क्या वो बच्चा कलर्स, नंबर्स, शेप्स ये बेसिक चीज़ें जानता है। अगर ये चीज़ें नहीं जानता है तो हमारा टारगेट होता है कि हम बच्चे को ये सब चीज़ें सिखाएँ। बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ देना और उन्हें अलग-अलग तरह से देखना, ऑब्ज़र्व करना कि वो किस तरह से कोई चीज़ करते हैं। हर एक चीज़ बच्चे के बिहेवियर, उसकी अंडरलाइन डिफ़िकल्टीज़ को बताती है। ये एक ऐसी चाबी है जो बच्चों के अंदर छिपे टैलेंट को, उनकी अंडरस्टैंडिंग को आपको बताने में हेल्प करती है, जो बच्चे बोलकर नहीं बताते हैं या अपने बिहेवियर से नहीं बताते हैं। वो एक्टिविटीज़ के थ्रू अपने लेवल को अच्छे से बता पाते हैं और ये चीज़ें ही हेल्प करती हैं बच्चों की रिकवरी में, क्योंकि इनसे आप बच्चों की अंडरस्टैंडिंग लेवल को बेहतर रूप में समझ पाते हैं। इसके अलावा बच्चे के ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर डिफ़िकल्टीज़ को भी समझने की कोशिश की जाती है कि बच्चा किस तरह से पेंसिल को पकड़ रहा है। एक एज एप्रोप्रिएट उसकी ग्रिप है या नहीं, अगर नहीं है तो उस पर वर्क करना। बच्चों को इन चीज़ों, जो उनके स्किल्स हैं, चाहे वो लर्निंग है, एकेडमिक की बात करूँ, कॉग्निटिव स्किल्स या फिर उनके सोशल या लैंग्वेज स्किल्स, इन सब को समझना बहुत ज़रूरी है, उनके करंट लेवल को समझना ज़रूरी है। अगर बच्चों के लिए इंटरवेंशन प्लान करने से पहले बहुत ज़रूरी है बच्चों की छोटी-छोटी डिफ़िकल्टीज़ को भी समझना। सोशली बच्चे वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझ नहीं पाते हैं। उन्हें जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन की जानकारी देना, दूसरों के साथ किस तरह से सही वे में कनेक्ट होना है, खेलना है, ये सब चीज़ें बताना भी ज़रूरी है। बच्चों की सोशल इम्पेयरमेंट की वजह से बच्चों के कम्युनिकेशन में इम्पेयरमेंट होनी एक आम सी बात है और बहुत ज़रूरी है बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना, उन्हें बताना कि उन्हें किस तरह से सही वेज़ में एक्सप्रेस करना है और अपनी नीड्स को कम्युनिकेट करना है। इसके लिए आप एएसी, जिसे हम ऑगमेंटेटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड कहते हैं, उसे यूज़ करते हैं, जिससे कि बच्चों को कम्युनिकेशन पर काम किया जाए।
इसके साथ ही बच्चों को सेंसरी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसका असर उनके स्टीमिंग बिहेवियर्स, उनकी सेल्फ इंजूरियस या सेल्फ ईटिंग में भी देखा जा सकता है। ऐसे में इन बिहेवियर्स, इन सेंसरी नीड्स को समझना ज़रूरी है और उन्हें सही वे में, फन वे में, अर्ली इंटरवेंशन के साथ में उन नीड्स पर काम करना भी ज़रूरी है। अगर बच्चा पॉइंट करके चीज़ बताता है तो हम उसे बोलना सिखाएँगे, अगर बच्चा पॉइंट भी नहीं करता है तो हम उसे पॉइंटिंग सिखाएँगे। हर एक लेवल के हिसाब से बच्चे का प्लान बनाया जाता है और जिसे हम आईईपी कहते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, जिसमें कि हम बच्चे के सभी एरियाज़ को देखते हैं कि बच्चे का कोई बिहेवियर इश्यूज़ तो नहीं है। अगर बिहेवियर इश्यू है तो उसे किस तरह से कंट्रोल किया जाना चाहिए। अगर बच्चे को सेंस इश्यूज़ हैं तो उन सेंस इश्यूज़ को समझना और उसके अकॉर्डिंग सेंसरी डाइट उन्हें देना। इसके साथ ही लैंग्वेज स्किल्स में अगर प्रॉब्लम है बच्चे को तो उसकी लैंग्वेज, उसके रिसेप्टिव पर काम करना। बच्चे को स्पीच को लेकर डिफ़िकल्टीज़ हैं तो स्पीच इश्यूज़ को समझना, ओरल मोटर एक्सरसाइज़ेज़ करवाना और उन्हें बुलवाने की कोशिश करना। चाहे मिरर के साथ में या बच्चों को अलग-अलग तरह से आप स्टिमुलेशन दे सकते हैं और बच्चे बहुत चीज़ें सीखते भी हैं अगर उन्हें सही वेज़ में हम चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हैं। जब बच्चे के साथ में मैं असेसमेंट करती हूँ तो बच्चों के बारे में बहुत सी चीज़ें मुझे पता चलती हैं, जो चीज़ें शायद पेरेंट्स भी नहीं मुझे कई बार बता पाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है बच्चे के साथ में कुछ टाइम स्पेंड करना, उसके बारे में देखना कि उस बच्चे को क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं। जी, क्योंकि ऑब्ज़र्वेशन से भी आपको बच्चे के बिहेवियर्स की काफ़ी समझ आती है। क्या बच्चा आई कॉर्नर्स में से तो नहीं देख रहा है, बच्चा अपने हाथों को किस तरह से हिला रहा है, अगर हैंड क्लैपिंग कर रहा है तो क्या वो बिना देखे कर रहा है, वो देख कर रहा है। हर एक चीज़ मैटर करती है। अगर देख कर रहा है तो हमारा फ़ोकस होता है एक विजुअल स्टिमुलेशन देना। अगर बच्चा बिना देखे कर रहा है तो हमारा फ़ोकस होता है उसके प्रोप्रियोसेप्टिव नीड्स पर काम करना। इसलिए बच्चों की सेंसरी नीड्स को समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए कोई भी इंटरवेंशन प्लान करने से पहले। चला इस एजुकेशनल प्लान में हमने गोल सेटिंग कर ली तो उसके बाद उन गोल्स को किस तरह से हमें बच्चे को उनको अचीव करना है, उन्हें किस तरह से स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक करके सिखाना है। हर एक चीज़ को हम इतना सिंप्लीफाई कर दें ताकि बच्चा उन चीज़ों को ईज़िली अंडरस्टैंड कर पाए। इसे ही हम अर्ली इंटरवेंशन कहते हैं और इसमें हम सभी एरियाज़ को लेते हैं, ना सिर्फ सेंसरी, कम्युनिकेशन, सोशल, बल्कि बच्चों की ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर डिफ़िकल्टीज़, उनके बिहेवियर इश्यूज़ को भी टारगेट किया जाता है। अगर आपके बच्चे का डायग्नोस अभी नहीं हुआ है लेकिन आपको लगता है कि आपका बच्चा कुछ ना कुछ मिसिंग है उसमें, तो ज़रूरत होती है ऐसे में घर पर ही उसके साथ में काम करने की। ये सभी चीज़ें जो बिहेवियर्स जो मैंने आपको बताई, ये चीज़ें बताने के लिए आपको काफ़ी है कि आपके बच्चे को कहीं ऑटिज़म तो नहीं है। अगर बच्चा आपका डेवलपमेंटल डिलेड है, उससे आपको लगता है सीखने में प्रॉब्लम है, और जैसे-जैसे उसकी डेवलपमेंट हो रही है, ब्रेन उस हिसाब से उसका डेवलप नहीं हो रहा है, तो बहुत ज़रूरी है बच्चे की इन प्रॉब्लम्स को समझना, उन पर काम करना, उनके लिए एक इंटरवेंशन प्लान करना जिसे हम अर्ली इंटरवेंशन कहते हैं। क्योंकि स्कूल में भेजना कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपका बच्चा ये चीज़ें अभी नहीं करता है तो घर पर इन चीज़ों पर काम कीजिए। इसे हम अर्ली इंटरवेंशन कहते हैं। अर्ली इंटरवेंशन में आप घर पर ही बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझकर उनके साथ जब काम करते हैं तो काफ़ी चीज़ें बच्चे सीखना शुरू कर देते हैं। जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, बच्चे आपके साथ कनेक्ट होना सीखते हैं, जो कि बच्चों की लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है। स्कूल में बच्चे को अटेंशन नहीं मिलता है। अगर 100 में से मैं बात करूँ, 10% ही बच्चे की लर्निंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वो बहुत ज़रूरी एज होती है बच्चों की सीखने की। लेकिन अगर आपका बच्चा कुछ भी नहीं सीख रहा है स्कूल में जाने के बाद, कई बार बच्चे मैंने देखा रिग्रेस भी होते हैं स्कूल जाने के बाद, तो ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है कि कहीं हमारा बच्चा रिग्रेस तो नहीं हो रहा। इसलिए बहुत ज़रूरी है घर पर आप बच्चे के साथ इंडिविजुअली वर्क करें, जिसे हम 1 to 1 सेशन कहते हैं। इसमें आप बच्चे के कंसंट्रेशन पर वर्क करते हैं, बच्चे का कंसंट्रेशन बनना शुरू होता है, उसके बिहेवियर इश्यूज़ को समझते हैं, उसे कम करने की कोशिश करते हैं। आप गाइडलाइंस ले सकते हैं किसी ऑटिज़म एक्सपर्ट से या फिर किसी बिहेवियर थेरेपिस्ट से, जिससे कि आपको हेल्प मिले कि आपको नेक्स्ट स्टेप्स क्या करने हैं। जब आप स्टेप बाय स्टेप बच्चों की लर्निंग पर काम करते हैं तो बच्चे चीज़ों को जल्दी सीखते हैं। एक सही डायरेक्शन में आपका चलना ज़रूरी है बच्चों की ऑटिज़म से रिकवरी के लिए। ये वीडियो आपको श्योरली हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।